नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीपीएफ पर हमने अब से पहले 10 वीडियोस डाले हुए हैं और हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लेकर भी 2 वीडियोस डाले हुए हैं। लेकिन कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैं फिर भी देखता हूं कि 1 या 2 ऐसे सवाल हैं जो बार बार आ रहे हैं। हर 3-4 कमेंट्स के बाद एक ही सवाल बार बार घूम फिर के आ जाता है। वो एक ऐसा पॉइंट है पीपीएफ और सुकन्या को लेकर जो लोगों को आज तक भी क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए ये आज का वीडियो बनाया गया है कि शायद वो पॉइंट इस वीडियो में बेहतर क्लियर आपको हो पाएगा, रादर देन कि उनका कमेंट बॉक्स में जब जवाब देते हैं तो कई बार टेक्स्ट में लिखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। दोस्तों, लोगों का बार बार सवाल आ रहा है कि जब हमने बताया कि पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता, ये हर 3 महीने बाद यानी कि क्वार्टरली बदलता रहता है, तो लोगों के मन में ये शंका पैदा होती है कि आखिर उनको कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज मिलेगा। इतने लॉन्ग टर्म 15 साल और 21 साल का जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इतने लॉन्ग टर्म अकाउंट्स में वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर फिर भी लोग श्योर नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इस समय सितंबर 2020 चल रहा है। समझ लीजिए कि आज मैंने 10,000 रुपए से अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया, तो ये सेकंड क्वार्टर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का। इस समय पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10%। तो सितंबर के जितने दिन बाकी हैं, अगर मैंने 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट किया होगा सितंबर में, आज अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 5 तारीख क्योंकि निकल चुकी है तो मुझे 1 अक्टूबर से ही इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। लेकिन अगर मैंने सितंबर की 5 तारीख तक इन्वेस्टमेंट कर दिया था पीपीएफ में, हम यही मानकर चलेंगे, तो मुझे सितंबर का ब्याज भी मिलेगा। अब सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है, तो सितंबर 30 तक का 7.10% मुझे ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर को जो भी नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 7.10% सेम भी रह सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए मुझे वो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलता रहेगा। इसी तरह से 1 जनवरी को फिर नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जो जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए लागू होगा। उन 3 महीनों में मुझे उस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। इन बिटवीन अगर इस समय के बीच में मैं कोई भी रकम और जमा करवाता हूं तो जिस क्वार्टर में मैंने जमा करवाई है उस क्वार्टर में उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उस पर वो मुझे ब्याज मिलेगा। 31 मार्च को ये सारा ब्याज जो साल भर का इकट्ठा हुआ है वो हमारे पीपीएफ अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से उस ब्याज पर भी फर्दर ब्याज मिलने लगेगा। यानी कि अब और एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि मान लीजिए जनवरी 2021 को रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 6.90% रह गया, तो 31 दिसंबर तक तो जो 7.10% रेट था मुझे उसके हिसाब से जो ब्याज मिल चुका था वो मेरा सुरक्षित है। अगर 1 जनवरी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90% रह भी जाता है, घट जाता है, तब भी मुझे जो पिछला 31 दिसंबर तक का रेट मिल चुका है, जो इंटरेस्ट अर्निंग हो चुकी है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वो 6.90% सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं 3 महीनों का। अगली जो 1 अप्रैल 2021 से लेकर रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा, चाहे वो 8% हो जाए, चाहे वो 6% रह जाए, वो सिर्फ अप्रैल, मई, जून, उन 3 महीनों में जो रकम मेरे पीपीएफ अकाउंट में पड़ी हुई है उसके लिए है। जो पिछला अर्निंग हो चुका है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ये सेम रूल अप्लाई होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर भी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में और पीपीएफ अकाउंट में कोई भी फर्क नहीं है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है, फ्लक्चुएशंस इसमें आती रहती हैं क्वार्टरली, लेकिन जिस जिस समय पर, जिस जिस रेट पर आपका ब्याज आपके अकाउंट में लगा हुआ है उसे आने वाला घटा हुआ ब्याज घटा नहीं सकता, या आने वाला बढ़ा हुआ ब्याज उसको बढ़ा नहीं सकता आपकी पिछली इंटरेस्ट की अर्निंग को। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट अब तक क्लियर हो गया होगा। और लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि किस समय डिपॉजिट करवाना बेस्ट है, ईयरली बेस्ट है कि मंथली बेस्ट है। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब हमने पहले भी दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ईयरली करना चाहते हैं, साल में एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आप 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको पूरे साल का ब्याज मिले। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आप हर महीने 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में इन्वेस्ट करें ताकि आपको उस इन्वेस्टमेंट करने वाले मंथ का भी ब्याज साथ में मिले। मान लीजिए आपने अक्टूबर 7 को इन्वेस्ट किया,
तो आपको अक्टूबर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको 1 नवंबर से इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। वही इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 अक्टूबर इन 5 दिनों में कर दी होगी तो आपको अक्टूबर मंथ का इंटरेस्ट भी पूरा मिलेगा। ये बात भी आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए। बार बार कंफ्यूजन होना आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा जो मेन कंफ्यूजन है लोगों को वो ये है कि क्या हम पीपीएफ में और सुकन्या में हर बार सेम रकम जमा करवाएंगे या वो अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है दोस्तों। पीपीएफ में जो मिनिमम लिमिट्स हैं, सुकन्या में जो मिनिमम लिमिट्स हैं वो भी आपको वीडियोस में बताई गई हैं। मैक्सिमम जो 1.5 लाख की लिमिट है वो भी आपको वीडियोस में ऑलरेडी बताई है। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पीपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो, आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। और ये जो मैक्सिमम 1.5 लाख है इसको आप जैसे चाहें वैसे जमा करिए। 1 साल में एक बार डिपॉजिट करवाना जरूरी है, नहीं तो पेनल्टी आपके अकाउंट को लगती है। 1 साल में आप चाहे तो एक बार जमा करवाइए, पूरे का पूरा 1.5 लाख करवा दीजिए, 50,000 करवा दीजिए, जितना मर्जी आप करवाइए, 1.5 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल में चाहे तो आप 10 बार, 20 बार, 365 बार भी जमा करवा सकते हैं। यानी रोज चाहे तो रोज थोड़ी थोड़ी रकम आप पीपीएफ में और सुकन्या में डिपॉजिट कर सकते हैं। और जितनी बार आप डिपॉजिट करते हैं, हर बार डिपॉजिट होने वाली रकम, हर बार जमा होने वाली जो अमाउंट है वो अलग अलग हो सकती है। यही लोगों को मेन कंफ्यूजन है कि एक बार हमने अगर 10,000 रुपया जमा करवाया तो क्या अगला अमाउंट भी 10,000 ही होना चाहिए? नहीं, एक बार 10,000 करवाइए, बाद में अगली बार आप 2,000 करवा सकते हैं, उसके अगली बार 40,000 करवा सकते हैं। अमाउंट अलग अलग जितनी बार चाहो उतनी बार हो सकती है। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल अगर आपने 1.5 लाख जमा करवा दिया तो अगले साल भी आप 1.5 लाख ही करवाएंगे, या 1 साल 40,000 जमा करवाया तो अगले साल आप 60,000 नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है, हर साल जितना अमाउंट चाहो उतना हो सकता है। मिनिमम का ध्यान रखना है, मैक्सिमम का ध्यान रखना है, बीच का जो उसका अमाउंट है उसका वेरिएशन अनलिमिटेडली पॉसिबल है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबल है। दोस्तों साथ ही कवर करना चाहता हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर भी। इसमें भी एक कंफ्यूजन लोगों को रहा है जो बार बार कमेंट बॉक्स में देखने को मिला है। क्या हम सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में और रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपको अभी भी क्लियर नहीं है। पॉइंट यह है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। इसमें एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप उसी अकाउंट के अंदर और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का दूसरा अकाउंट खोलना होगा। नंबर ऑफ अकाउंट्स आप कितनी भी ओपन कर सकते हैं, जैसे एफडी आप 1 करवाइए, 2 करवाइए, 10 करवाइए, कोई लिमिट नहीं होती। इसी तरह से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट भी 2, 4, 5, 10, 15 जितने मर्जी उतने खुलवा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही होती है कि एक पर्सन यानी कि 1 इंडिविजुअल, एक पर्सन के नेम के अंडर मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही डिपॉजिट हो सकते हैं। अब चाहे तो आप वो 15 लाख एक ही अकाउंट में डिपॉजिट कर लीजिए, चाहे आप 10 अकाउंट खुलवाइए, उनमें अलग अलग रकम डिपॉजिट कर लीजिए, लेकिन उन 10 के 10 अकाउंट्स का जो टोटल है वो 15 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर सकता। ये सीनियर सिटीजन की एक लिमिट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आज आपने अकाउंट खोला, वो 5 साल बाद आपका मैच्योर हो जाएगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स ही रहता है। आज से आप 2 साल बाद कोई अकाउंट और खोलते हैं, उस समय जो रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट पर आपका अकाउंट खुल जाएगा। वो आज से 2 साल बाद जिस दिन आपने खोला है उसके अगले 5 सालों बाद मैच्योर होगा। दिस इज वेरी सिंपल। तो इसमें भी लोगों को जो कंफ्यूजन है हो सकता है अब तक दूर हो गया होगा। एनएससी में भी ऐसा ही है। एनएससी में मैक्सिमम परचेज का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एनएससी और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनएससी आप परचेज कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो फिक्स रहता है एक बार जिस रेट पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। सेम एनएससी वाले रूल्स केवीपी पर भी अप्लाई होते हैं। कोई नंबर ऑफ केवीपीज की लिमिट नहीं है, कोई अमाउंट ऑफ केवीपी की लिमिट नहीं है। जिस भी रेट पर केवीपी में इन्वेस्ट किया है 10 साल 4 महीने बाद आपकी रकम वो डबल होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और चीज रह जाती है कि आरबीआई बॉन्ड्स, लोगों को पिछले इशू में और आज के इशू में बहुत कंफ्यूजन है। दोस्तों आरबीआई बॉन्ड्स का जो पहले इशू चल रहा था, लगभग आज से 6 महीने पहले वो इशू चल रहा था, वो था 7.75% फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 7.75% पर आपने इन्वेस्ट कर दिया
उस 7.75 पर आपको 7 साल तक ब्याज मिलता रहता था। लेकिन अब जो इस समय इशू चल रहा है वो है 7.15% पर, और ये भी फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, क्वार्टरली चेंज होता रहेगा, जैसे कि पीपीएफ में और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में होता है। इसलिए इन दोनों तरह की वेरिएंट्स को कंफ्यूज मत हो। जिनका 7.75 पर खुला है उनको उस रेट से आज भी ब्याज मिलता रहेगा जब तक कि उनका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। लेकिन जिन्होंने अप्रैल के बाद अकाउंट वो ओपन किया है उनको 7.15 से इंटरेस्ट मिलेगा और उनका वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। दोस्तों फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।